जर्नलिस्ट के लिए तो मजा तब है जब सरकार कहे कि यार इसको जो है ये हाथ से निकल गया ये, ठीक है ना, ठीक आदमी नहीं है, ठीक आदमी नहीं है। क्या उनकी ये हकीकत नहीं है? तो उनकी ये हकीकत है। अब जब मीडिया इसके ऊपर कमेंट्री करता है, कहते गोदी मीडिया। आदाब। सहाफत की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, क्या सहाफत के जो असूल हैं उन उसूलों के मुताबिक हम लोग सहाफत कर रहे हैं, या टीआरपी के खेल के हम लोग भी शिकार हैं? जम्मू कश्मीर की सहाफत इस वक्त कहाँ खड़ी है? क्यों बड़े बड़े दफातर बंद हो गए? क्यों उन अखबारों के दफ्तरों पर ताले लग गए जिनके बारे में ये आमतौर पर मशहूर था कि वो एक जहन की, एक सोच की अक्कासी करते हैं? इन तमाम बातों पर मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं सीनियर सहाफ़ी, और कई किताबें इनके नाम हैं इस वक्त। मेरे साथ हैं ज़फ़र चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ज़फ़र साहब, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि सहाफ़त जम्मू कश्मीर में इस वक्त जर्नलिज्म कहाँ पे खड़ा है, ये आपसे जानना चाहूँगा। और दुनिया में जितने भी मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं एक दूसरे का क्रिटिसिज्म करते हैं, बात करते हैं, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं। वो चीज़ हमारे यहाँ पे कभी होती नहीं है, लेकिन आपने इनिशिएट किया, ये बहुत अच्छा है। मीडिया इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक स्पेसिस, उसी के अंदर ऑपरेट करता है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर मीडिया का ये है कि जिस तरह से नॉर्मली मीडिया को बिहेव करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए, वैसे यहाँ पे हो नहीं पाया, कभी भी हिस्टोरिकली कभी नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है और वो सारी स्पेसिस में है। वो कन्फ्लिक्ट पहले कुछ इस किस्म का हुआ करता था कि कश्मीर में लोग मुल्क से नाराज़ हैं, जम्मू के लोग कश्मीर से नाराज़ हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए वो इतना वाइडन हो गया कि अब वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आ गया है कि हर शख्स जो है वो दूसरे से नाराज़ है, ठीक है ना। आप जम्मू में आ जाएं तो जम्मू में जो पहाड़ी इलाके हैं वो शहरी इलाकों के से नाराज़ हैं। कश्मीर में आप चले जाएं, गांव से शहर नाराज़ है, एक कास्ट से दूसरी कास्ट नाराज़ है, एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान नाराज़ है। तो ये कन्फ्लिक्ट जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है। बैटल ऑफ आइडियाज़ है, बुरी बात नहीं है, लेकिन मीडिया भी उसी के अंदर ऑपरेट करता है। अब वो कन्फ्लिक्ट जो है वो ट्रांसेंड करता है, वो पॉलिटिक्स के बियॉन्ड भी जाता है, कल्चरल स्पेस भी में जाता है और सोशल स्पेस में भी जाता है, और बैटल वहाँ पर होती है। और इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे मीडिया का, इस किस्म का एक वायबल मॉडल मीडिया के यहाँ पे एग्जिस्ट हुए नहीं है। जो पहले तीन हैं, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल, इसके बीच जो कन्फ्लिक्ट था उसके ऊपर मीडिया ने थ्राइव किया है। और कुछ हिस्टोरिकल जो इश्यूज थे जम्मू कश्मीर में, अगर आप जब न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए अर्ली 1904-5 में, फिर उसके बाद 1930s में 40 तक आपके पास कम से कम 40-45 न्यूज़पेपर्स हो चुके हुए थे जम्मू कश्मीर में। लेकिन उस वक्त भी जो आज जो चीज़ आप देख रहे हैं, मोर और लेस ये आपका जो ये डिजिटल जो इसमें आया, इसमें थोड़ा सा इसने को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है। जो जम्मू के अखबारात थे वो जम्मू की बात करते थे, जो कश्मीर के अखबारात थे वो कश्मीर की बात करते थे। जो जम्मू कश्मीर से बाहर से अखबारात यहाँ पे आते थे, तो यानी जो वो भी इसी तरह से होते थे कि जो लाहौर के अखबार हैं वो कश्मीर की बात करेंगे, जो जलंधर के अखबार हैं वो जम्मू की बात करेंगे। तो वो दैट हैज़ कंटिन्यूड। तो इसमें जो ये जो अनफॉर्चुनेटली जो कन्फ्लिक्ट होता है, इस कन्फ्लिक्ट में कुछ स्पिन ऑफ्स होते हैं। इस कन्फ्लिक्ट में कन्फ्लिक्ट को लोग इंसेंटिवाइज भी करना शुरू कर देते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो कन्फ्लिक्ट का साइकिल जो है वो वाइडन उसी तरह से होता है कि एक कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें से आपने इंसेंटिव गेन करना शुरू कर दिया, उस इंसेंटिव के बेसिस के ऊपर एक नया इंस्टीट्यूशन, एक नई थिंकिंग, एक नई एक्टिविटी वो स्प्रिंग होगी, और वो एक साइकिल चलता रहा और लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट बना रहा कि ये जो चीज़ चल रही है ये चलती रहे। इसके चलते बहुत सारे कुछ जो ऑनरेबल एक्सेप्शंस हैं उनको छोड़ के, मतलब मैं नुमाया तौर के ऊपर डेली एक्सेल्सियर का नाम लेना चाहूँगा मैं, कुछ ऑनरेबल एक्सेप्शंस को छोड़ के और भी कुछ अखबारात ऐसे हैं, बाकी वालों ने अपना जो इकोनॉमिक मॉडल है कभी उसके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं, काम ही नहीं, उसके ऊपर इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक पॉलिटिकल सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही थी। वो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म को जो है वो सपोर्ट करती थी, उसके लिए वो कंडूसिव होती थी, वो चलता रहता था। कभी कुछ लोगों ने इमेजिन नहीं किया था कि सडनली एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जब एक शेकअप जैसी सिचुएशन जो है वो आएगी। जब उस किस्म की सिचुएशन आई तो आपके पास एक इकोनॉमिक वायबिलिटी का जो मॉडल मीडिया को रन करने के लिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड, एडवर्टीजमेंट बेस्ड जो वो होना चाहिए था, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, और बहुत सारे मीडिया हाउसेस को प्रॉब्लम देखनी पड़ी। मैं इसी इकोनॉमिक मॉडल पर ज़फ़र साहब पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि ग्रेटर कश्मीर ने इसी असना में जो है ग्रेटर कश्मीर ने सर्वाइव भी करा और परवान भी चढ़ा, और जम्मू और श्रीनगर दोनों एडिशन
उसके माने जा रहे थे कि प्रॉफिटेबल एडिशन है दोनों, बिल्कुल। लेकिन इस वक्त जम्मू का एडिशन उन्हें बंद करना पड़ा। जी हाँ। कश्मीर टाइम्स जो है कश्मीर से छप रहा था, आज भी सुनने में ये आ रहा है कि दोनों जगह से छप रहा है, लेकिन वो पोजीशन नहीं रही जो पोजीशन पहले थी। बिल्कुल। पहले तो इन दोनों अखबारों को लेकर आपसे समझना चाहूंगा कि आखिरकार कौन सी चीज ऐसी थी जिस चीज के ना होने के कारण इस वक्त ये पोजीशन दोनों अखबारों की हुई है? क्या इसमें ये था कि आप एक सोच और एक ख्याल के साथ जुड़े हुए थे, वो सोच और उस ख्याल की जब कॉन्स्टिट्यूंसी महदूद कर दी गई तो आप भी जो आपके लिए सर्वाइव होना मुश्किल है? आई स्टिल लव ग्रेटर कश्मीर में पढ़ता हूँ, उसमें बड़े थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल्स वगैरह होते हैं। एक ग्रेटर कश्मीर ने कल्चर क्रिएट किया कश्मीर में, जिसमें जो लोकल राइटर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकें, जो चीज़ जम्मू में अब थोड़ी थोड़ी करके होने लगी है। लेकिन साथ ही उसके कि आप जब आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड हो जाते हैं एक पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ, अगर वो सिचुएशन बदलती है तो फिर आपके ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। आई डोंट नो, मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि जो ग्रेटर कश्मीर के इंटरनल मैनेजमेंट है, एडिटोरियल लीडरशिप है, क्या वो भी ये बात मानते थे या नहीं। लेकिन कश्मीर में आम तौर के ऊपर एक बात की अक्कासी होती थी, कहा जाता था कि जो कश्मीर के पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं जी, कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, और जो सेंटिमेंट्स को जो लीडरशिप प्रोवाइड करता है, आर्टिकुलेशन जो प्रोवाइड करता है, वो ग्रेटर कश्मीर प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब ये मुझे सही भी था, वो सही था। अब गुड और बैड, यू एग्री विद दैट और यू डोंट एग्री विद दैट, बट द पॉइंट इज कि उस कश्मीर वैली के अंदर एक जो पर्टिकुलर सेंटिमेंट प्रिवेल करता था, उसकी आर्टिकुलेशन जो है वो ग्रेटर कश्मीर करता था। अब कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कुछ ऐसी हुई हैं जिसमें वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। और आपका जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ग्रेटर कश्मीर में और बाकी भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में जो एक फंडामेंटल फ्लॉ रहता है वो ये है कि आप एक इमोशनल और पॉलिटिकल सेंटिमेंट के अराउंड आप अपने एडिटोरियल पॉलिसी को जो है वो एंकर कर देते हैं। आप गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी जो है वो नहीं लाते, आप डेवलपमेंट प्रोसेसेस के ऊपर आप फोकस नहीं करते। आपको है कि फ्रंट पेज है आपका, आपने उसमें बैलेंस करना है। यहाँ पे उमर साहब की तस्वीर आए, महबूबा जी की आए, यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला की, गिलानी साहब की, यहाँ पे यासीन मलिक साहब की, सो दैट अगर आपकी ग्रेटर कश्मीर के ऊपर आज के डेट में, यानी मैं 2-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो सूरत हाल बिल्कुल बदली, थोड़े मुख्तलिफ है। अगर आपके ग्रेटर कश्मीर के फ्रंट पेज के ऊपर अगर आपकी तस्वीर नहीं है, कल्चर पैदा होता है ना, कल्चर ऑफ थिंकिंग पैदा होता है, तो लोगों में एक मैसेज जाता था कि अच्छा ये आजकल जो लीडर हैं ये थोड़े सारे ढीले हैं, ये इनको जो है इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वहां से लोग इसको रीड करते थे। आई एम नॉट द ओनली पर्सन हु इज सेइंग दिस। उसकी असेसमेंट उसी बुनियाद पे होती थी। ये पिछले साल एक हसीब द्राबू साहब ने एक आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल में उन्होंने बड़े बेहतरीन, बड़े वेल रिसर्च तरीके के साथ उन्होंने कहा, उन्होंने कोई ईद की या किसी चीज की मुबारकबाद के ऊपर दिया था, तो उन्होंने कहा, पहले लिखा लेफ्टिनेंट गवर्नर, फिर उसके बाद लिखा बुखारी, फिर लिखा अब्दुल्लास, मुफ्तीज एंड अदर ग्रीट पीपल ऑन ईद। तो वो द्राबू साहब ने कहा, देखिए इन्होंने जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो किस तरह से इसमें तब्दील कर दिया। और बिल्कुल उन्होंने ये भी लिखा कि कुछ लोग जो है वो अंदर वाले पेजों पे चले गए, कुछ लोग जो है फ्रंट पेज पे। अब दूसरा सवाल आपने पूछा था कश्मीर टाइम्स का। कश्मीर टाइम्स का मैंने जो मेरी इनिशियल जो ट्रेनिंग है, मेरी बिगनिंग है जर्नलिज्म जो बुनियादी तौर के ऊपर सीखा मैंने, वो कश्मीर टाइम्स से मैंने सीखा। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, अनफॉर्चुनेटली आज नहीं है वो पोजीशन। उसमें यह था कि ये एक हिस्टोरिकल रियलिटी है कि कश्मीर और जम्मू दो अलग अलग खित्ते हैं। जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट कश्मीर में प्रिवेल करता है वो जम्मू में नहीं है। कश्मीर टाइम्स ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया हमेशा के लिए कि उन्होंने जम्मू में होकर जो कश्मीर के जज्बात हैं उनकी अक्कासी की, तो लिहाजा जम्मू में उनको जो स्पेस है वो सारी उनके लिए खत्म हो गई। लेकिन सर यहाँ पर रोक कर आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि बहस सहाफी, जी मुझे लगता है कि मेरा काम ये है कि मैं हर जहन की अक्कासी करूं। क्या आप इस बात को मानेंगे कि राइट विंग जिसे हम कहते हैं, हम जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, संघ से जुड़े हुए लोग, या वो सोच जो संघ की सोच को रिप्रेजेंट करती है, क्या आप इस बात को मानेंगे कि हम एक ही जहन की अक्कासी सालों करते रहे और दूसरी सोच को या दूसरे जहन को चूंकि हमने स्पेस नहीं दिया, वो भी एक वजह है कि कश्मीर टाइम्स हो या इनकी जैसे बाकी अखबारात हों, वो उन स्पेसेस से जाते रहे जहां पर ये स्पेसेस मौजूद ये मीडिया का काम नहीं है। ये दिस इज नॉट जॉब ऑफ मीडिया कि आप एक पर्टिकुलर सेंटिमेंट, आप एक पर्टिकुलर सोच, आप एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ अपने आप को पूरी तरह से आप एसोसिएट कर लें, क्योंकि सियासत जो है एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, ये डायनामिक है, ये बदलता रहेगा, तो उसके बाद आपके ऊपर भी असर आएगा। मैं 20 साल से मीडिया में हूँ, मैंने कई अखबारात में काम किया है, और क्योंकि मेरे पास ना आपके पास
हमारे पास इस किस्म का पैसा है नहीं है कि हम महीने का 10-15 लाख रुपया खर्च करके न्यूज़पेपर निकाल सकें। देयर विल हैव टू बी समवन जिनका न्यूज़पेपर होगा वहाँ। जब पॉलिसी की बात चलती है, वो कहते हैं जी हमारी पॉलिसी क्या रहेगी, प्रो जम्मू रहेगी, प्रो कश्मीर रहेगी, प्रो इंडिया रहेगी, प्रो। मैंने कहा यार ये प्रो क्या होता है? तो क्या भला होती है? और पॉलिसी हैज टू बी ड्रिवन बाय पीपल्स रिक्वायरमेंट्स, और पॉलिसी हैज टू बी ड्रिवन बाय द फंडामेंटल्स ऑफ जर्नलिज्म। आपकी जो आज की बात है जिसके ऊपर आपकी इंटरवेंशन की जरूरत है, आपकी पॉलिसी जो है वो उसके साथ होनी चाहिए, ना कि ये कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने जहन में एक अपना एजेंडा बनाया हुआ कि मैंने 20 साल के बाद ये एजेंडा अचीव करना है। मैंने ठीक खुद मुख्तारी का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है कि ये एजेंडा हमने अचीव करना है, और आप अपना जो है उसका आइडियोलॉजिकल टूल बन जाएं कि ये एजेंडा हम इस तरह से साथ चलकर ये अचीव करेंगे। और अब दुश्मन बना लीजिए, ये तो हमारे परमानेंट दुश्मन है अब इनके। आई मीन वंस यू डू दैट, सो इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट यू नो मोर रिमेन ए न्यूज़पेपर, राइट। तो आपकी उस तरह से जो है वो पूरी आप जो एक इंडिपेंडेंट जो रिप्रेजेंटेशन है सबको वो दे नहीं पा रहे हैं। मैं ये सिर्फ एक स्पेसिफिक कश्मीर टाइम के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कश्मीर टाइम का मैं ये मानता हूँ इस बात को कि जो उनका कश्मीर को जो एक रिप्रेजेंट करने के लिए जो उनका एक आइडिया था वो करेजियस था, इन द सेंस दैट कि जम्मू में होते हुए जब जम्मू में इस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी तो वो ये करते रहे। इन द एंड कश्मीर में अपना इंग्लिश न्यूज़पेपर आ गया, तो जो मार्केट इकानमी है उसने वहाँ पे रूल करना शुरू कर लिया। तो आप ये भी मानेंगे इकोनॉमिक मॉडल जो ग्रेटर कश्मीर का था वो कश्मीर टाइम्स के कंपैरेटिवली बेटर था? नहीं, कश्मीर टाइम्स का वो इकोनॉमिक मॉडल की बात भी नहीं है। वो तो मैं कहता हूँ कि जब कन्फ्लिक्ट के अंदर आप ऑपरेट करते हैं तो ये बाहर के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो आपको इम्पैक्ट करते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की एक बात होती है कि जब कश्मीर से ही शाया होने वाला अंग्रेजी न्यूज़पेपर आ गया तो जो कश्मीर टाइम्स की जम्मू से जाकर कश्मीर में जो अफादियत होती थी, लेट्स एक्सेप्ट दिस हार्ड ट्रूथ, वो नहीं रही। ग्रेटर कश्मीर ने कम्पीट किया। अब ग्रेटर कश्मीर सुबह आपके पास दस्तयाब है, वहाँ पे आपने अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप क्यों 4 बजे तक कश्मीर टाइम्स का इंतज़ार करेंगे? इस चीज़ को साथ साथ में कश्मीर टाइम्स ने जो है वो शायद जो एक मार्केट से क्या इनपुट आ रहा है, फीडबैक आ रही है, उसके साथ अपने आप को नहीं अलाइन किया, और मार्केट को जो जम्मू में जिस तरह से हो सकता था कैप्चर वैसे नहीं किया, तो बहुत सारी सेटबैक्स देखनी पड़ी उनको। जफर साहब, कश्मीर की ही अगर मैं बात करूँ, एक तरफ आपके पास अखबार था ग्रेटर कश्मीर और मैं ग्रेटर कश्मीर का इदारिया भी पढ़ता रहा हूँ, और वहाँ जो ओपिनियन आर्टिकल्स आते हैं वो भी मैं पढ़ता रहा, मजमून भी पढ़ता रहा हूँ मैं। एक चीज़ जो साफ तौर पे उन मजमूनों में नजर आती थी, जज्बात कूट के भरे होते थे उन मज़ामीन में। उसके कंपैरेटिवली राइजिंग कश्मीर जब लॉन्च हुआ, राइजिंग कश्मीर के एडिटोरियल में 2 चीज़ें थी। एक तो ये थी कि बात वो करी जा रही थी जो पब्लिक में मकबूल तो नहीं थी, लेकिन हक और सदाकत वही था। नंबर 2, जज्बात के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल, और लोगों को ये बात कि भाई सच्चाई ये है, हकीकत ये है, इसको हमें कबूलना पड़ेगा। ये चीज़ें इदारियों से नज़र आती थी। लेकिन हमने ये देखा कि लोगों के बीच में काबिल कबूल वो जज्बात थे, ये जो सेंस और सेंसिबिलिटी थी, इसकी मकबूलियत जो है वो ज़रा कम थी। क्या आप इस बात को मानेंगे या आप इस बात को सिरे से नकारते हैं? नो, मैं तो कम्प्लीटली एग्री करता हूँ इस बात के साथ। मैं आपको ये कहता हूँ कि मीडिया जो है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्पेस है, उसके इंडिपेंडेंट मीडिया ऑपरेट करता ही नहीं है। इशू ये है कि कश्मीर में जो पॉलिटिकल और जो गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी ना लोग मांगते हैं वहाँ पे, क्योंकि लोग नहीं मांग रहे हैं तो मीडिया भी नहीं मांग रहा। मैं अक्सर लोगों के साथ बात करता हूँ कि आप जो अब तो एक मामला ही बिल्कुल हिसाब ही पूरा मुख्तलिफ हो गया है। पहले क्या था कि आप गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं आप उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगते। फॉर एग्जांपल, आप उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगते। आप जम्मू कश्मीर बैंक की फॉर एग्जांपल आप अकाउंटेबल, यू वुड नॉट जस्ट कंसीडर कि जम्मू कश्मीर बैंक है क्या चीज़ है, आप नहीं करते, क्योंकि आपकी जो स्पेस है वो पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स हैं वो ऑक्यूपाई कर लेती है सारी स्पेस। जब उस तरफ आप इंस्टीट्यूशंस की तरफ आप देखते ही नहीं है, तो एक शिकारा वाले को 50,000 रुपये का लोन चाहिए अपना शिकारा रिपेयर करवाने के लिए, उसके जूते घिस जाते हैं, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती, लेकिन एक बाहर से कोई ब्लैक लिस्टेड फर्म है वो आके 200 करोड़ रुपए का लोन लेकर चली जाती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को पता है कि ये बात तो ना लोगों ने करनी है ना मीडिया ने करनी है, वो तो हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। ठीक है ना, वो तो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर लोग चल रहे हैं सारे, और जो न्यूज़पेपर्स हैं वो भी उसकी अक्कासी कर रहे हैं। अब राइजिंग कश्मीर ने इसमें से कि आज एनवायरनमेंट के ऊपर
एडिटोरियल लिखेंगे, ठीक है, आज पोल्यूशन के ऊपर एडिटोरियल लिखेंगे, बदलने की कोशिश की आज बिजनेस इकोनॉमी के ऊपर एडिटोरियल लिखेंगे, तो वो आपने देखा हाँ ठीक है इसको रख दिया, तो आपने दूसरा देखा कि हाँ इसमें तो लिखा है कि सियासी अब जो है फिजा किस तरफ की बदल रही है, तो उसमें दिलचस्पी पैदा हुई कि आइए ये हम पढ़ते हैं। तो ये इस तरह से इंस्टीट्यूशंस ने ऑपरेट किया कि जो चीज़ हो रही थी सोसाइटी में, आई मीन मीडिया उसको मिरर इमेज जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश करता अच्छा, है। अब जफर साहब मुझे अब के मैं हालात पर आपसे बात करना चाहूंगा। हालांकि बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ लिख रहे हैं उसके ऊपर, बिल्कुल, सब कह रहे हैं मीडिया के ऊपर कदगन लग गई है, अब आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख नहीं पाते। क्या आप ये बात मानेंगे कि बेइंतहा जज्बात और एहसासात का इस्तेमाल करना, और जैसे आजकल हम बहुत सारे चैनल्स पर, नेशनल टीवी पर भी देख रहे हैं कि आप गाली भी दे रहे हैं टेलीविजन चैनल के ऊपर, आपको जो ठीक लग रहा है वो सब कुछ आप कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है हुकूमत आपके साथ है, हम जो चाहें वो करेंगे। बिल्कुल। क्या आप मानेंगे कि आज जो कदगन लगी है ये वजह यही है कि जिस वक्त आपको जरा जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जर्नलिज्म करना था, आपने नहीं किया। आपने अपने अंदर वाले पेजेस पर, बाहर वाले पेजेस पर बड़े बड़े अल्फाज में आपने उसमें मिलिटेंटों को हीरो बनाने की कोशिश की। आपने उसमें जिनको स्टेट विलन मानती थी अंदर खाने, आपने उनको भी हीरो बनाने की कोशिश की। अब जब ये तमाम चीजें हट गई, क्योंकि उस वक्त भी आपके पास, आप आम आदमी और उस आम इंसान के बारे में नहीं सोच रहे, तो क्या मानेंगे कदगन हमारी अपनी लाई हुई है, इसके लिए हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, या आप मानते हैं कि ये हमारा नहीं है बल्कि आप भी ये कहते हैं कि स्टेट का ऑपरेशन है? देखिए, एक तो ये है कि भाई स्टेट क्या चाहती थी और मीडिया क्या चाहता था, उसमें मीडिया की एक इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करनी जरूरी है। इफ मीडिया थिंक्स कि, और मीडिया के पास इतनी क्रेडिबल एक जो है पब्लिक से उनको ओपिनियन मिलती है कि वो ये चीज़ इस तरह से रिपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन स्टेट उस तरह से नहीं चाहती है, मेरे ख्याल से स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को ये चीज़ रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि मीडिया हैज़ दैट इंडिपेंडेंस। दैट्स नंबर वन। नंबर टू ये है कि आपके जो एडिटोरियल रूम्स होते हैं, आपके जो न्यूज़ रूम होते हैं, उसमें रेगुलर जो है ये एक डिस्कशन इंटरनल होनी बहुत ज़रूरी है कि आप जो रोमांटिसिज्म कर रहे हैं, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, आप इस तरफ कर रहे हैं, उस तरफ कर रहे हैं, जिस भी तरफ कर रहे हैं, आपके पास इस वक्त एक लीडरशिप का रोल है। आप सोसाइटी को एक बेटर आर्टिकुलेशन के साथ एक अच्छा रास्ता आप दिखा सकते हैं। आप डोंट जस्ट मेक योर सेल्फ एज ए सेलेबल कमोडिटी। आपको पता है कि आप फलां की तस्वीर फ्रंट पेज के ऊपर लगाएंगे तो यू विल सेल लाइक हॉट केक्स, आप इसकी नहीं लगाएंगे। इतना आपके अंदर बर्दाश्त का होना चाहिए, या आपके अंदर एक डिस्कशन होनी चाहिए कि इसके लॉन्गर रिपरकशन जो है वो क्या होंगे। यहाँ पे सामने 30, 40, 50 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं और वो ट्रांसफार्मर को आग लगाना शुरू कर देते हैं, तो मैं आकर लिखना शुरू कर दूंगा कि क्या जरूरत है इन लड़कों की, बिजली नहीं थी तो इन्होंने आके ट्रांसफार्मर जला दिया। ये भी एक तरीका है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि हम गवर्नमेंट तक ये बात ज़रूर पहुंचाएं कि आपने जो है इतना एनॉय किया, इतना एंगर इनमें लोगों में आ गया कि इन्होंने ये किया, बट एट द सेम टाइम इन्होंने जो ये एनार्किस्ट अप्रोच जो है अपने हाथ में ली है, उसको क्रिटिकली, उसको जो है स्ट्रांगेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में उसको भी कंडेम करें और उसको भी बताएं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको ग्लोरीफाई करेंगे, कल और लोग उसमें से एग्जांपल्स पिक करेंगे, वो कहेंगे जी वहाँ पे हुआ, हम यहाँ पे इसको क्यों ना करें। ये एक चीज़ है, ये आपकी एक इंटरनल असेसमेंट अकाउंटेबिलिटी डेली बेसिस के ऊपर आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि भी यहाँ पे ये शोर चल रहा है तो इसको लेकर इस तरह से चलाएं। अब ये जो आज पूरे मुल्क भर में भी बात होती है और हमारे जम्मू कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा होती है, खास करके कश्मीर में, जम्मू में इस किस्म के कदगन लग गई, जो हमें बोलने का हक नहीं, लिखने का हक नहीं, हमसे सरकारी इमलाक छीनी जा रही हैं, हमारे पास जो सरकारी बंगले थे वो हमसे लिए जा रहे हैं, हमारे दफातर जो सरकारी इमारतों में थे वो हमसे छीने जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। आज जब मैं ये कहूँगा कि आप जब जर्नलिज्म में हैं, आप एक ऑनेस्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करना चाहते हैं, तो आप सरकार से कोई मुराद लेते ही क्यों हैं? क्योंकि सरकार इज़ नॉट ए परमानेंट थिंग, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट है वो तब्दील होती रहेगी, कोई नई पार्टी आएगी, कुछ आएगी, उनका क्या नज़रिया है वो आपको इस तरह से वो परेशान करने की। उसी वक्त ये सवाल पूछा जाएगा कि जी आपको तो पता ही है कि जो बड़े बिग मीडिया हाउसेस हैं वो कितने गवर्नमेंट के सपोर्ट, वी डोंट सपोर्ट दैट। हम उस चीज़ के फेवर में नहीं हैं कि जो बड़े मीडिया हाउसेस दिल्ली से या मुंबई से, उनको सरकार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस हद तक फ़ायदा पहुँचाती है, हम उसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं। हम छोटे बुनियादी सतह की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें भी फिर अपना जो है सारा चेक करके अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी जो स्टेबिलिटी है, अपनी कुव्वतें हैं, हम किस हद तक चल सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल निहायत ही इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करना है, देन यू शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस। फिर आपको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि सरकार आकर मेरे ज़मीन के ऊपर डाका डालेगी, मेरे मकान के ऊपर डालेगी, ये करेगी, वो करेगी, तब आप मजे के साथ आप जर्नलिज्म हो सकता है तो कीजिए, नहीं हो सकता तो लिमिटेड सा कीजिए। क्या जफर साहब, एक चीज़ और, ये बड़ा अहम सवाल है कि
जिस चीफ मिनिस्टर की पॉलिसीज को लेकर मैं और आप एज अ सहाफ़ी, मैं इसका कंपैरिजन न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और यूरोप के साथ कर रहा हूं, और आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि जिस चीफ मिनिस्टर की पॉलिसीज को लेकर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम जिस मिनिस्टर की पॉलिसी, मिनिस्टर के बनाए हुए किसी कानून पर सुबह से लेकर शाम तक जो है लानतान कर रहे हैं, लैंड ग्रैबर हैं जी, ये चोर हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन ये क्या वजह है? और ये एशिया में ही ये हमें इस तरह की ये वबा क्यों है हमारे यहाँ कि वही चीफ मिनिस्टर, वही मिनिस्टर या वही अफसर अगर हमारी किसी स्टोरी को ट्वीट कर दे या रीट्वीट कर दे या उसके नीचे कोई खूबसूरत सा कमेंट कर दे तो हम उसको तमगा इम्तियाज समझते हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताइए, क्या ये एक ये जो अप्रोच हमारी है, ये हिपोक्रेसी से भरी हुई अप्रोच है या नहीं है, और इसकी वजह क्या है? क्या जहनी तौर पर हम इतने गुलाम हैं कि हम बस सिर्फ चाहते हैं ब्रोबीट करना, हमने स्टोरी कर दी, एक आदमी को डरा दिया, वो डर गया, तो क्या अप्रोच हमारा ऐसा क्यों है? वजह क्या है? असल में हम कुछ छोटे छोटे प्रिविलेजेस और इंसेंटिव्स के ऊपर ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं कि हमें लगता है कि कोई पावरफुल आदमी, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई पॉलिटिशियन अगर हमारी किसी स्टोरी को ट्वीट कर देगा, रीट्वीट कर देगा, उसका बहुत सारे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट हो जाएगा कि जी जुनैद साहब की तो बड़ी ख़ास दोस्ती है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ, इन्होंने उसको रिट्वीट किया। लेकिन मुझे एक बात याद आती है बड़ी इंटरेस्टिंग कि प्राइम मिनिस्टर साहब इंडियन एक्सप्रेस के एक इवेंट पे खुद मेहमान बनकर आए हुए थे, और वहाँ पे मिस्टर झा जो उनके एडिटर इन चीफ हैं, तो उन्होंने कहा कि राजकमल झा, तो उन्होंने कहा कि जो क्रिटिसिज्म जो है इंडियन एक्सप्रेस का, जो कहते हैं इट्स ए बैज ऑफ ऑनर, जर्नलिस्ट के लिए तो मजा तब है जब सरकार कहे कि यार इसको जो है ये हाथ से निकल गया, ये ठीक है ना, ठीक आदमी नहीं है। तो जर्नलिस्ट का तो ये है कि भाई तब आपको पता चलता है कि यू हैव बीन एबल टू डू समथिंग। क्या जफर साहब ये भी मानेंगे कि उन्हीं सहाफियों की इज्जत भी ये तमाम लोग करते हैं जिन सहाफियों को ये देखते हैं कि ये बैलेंस करके बात भी रख रहे हैं? बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। तो वो जो एक चीज अगर अनआंसर्ड रह जाएगी तो आपका जो, आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ वेरी वाइड ऑडियंस, फिर वो कहेंगे कि जी इस सवाल को इन्होंने जो है वो दबा दिया कि ये जो मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज दिस इज नेशन वाइड, पूरे मुल्क में इसके बारे में बात हो रही है, और इसके ऊपर कितने इसी चीज़ को उभारने के लिए जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री या इस किस्म के बहुत सारे और इनिशिएटिव आ गए जो ये बताते हैं कि जी मीडिया के ऊपर ये इस तरह से हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि हो रही होंगी चीज़ें, हो रही भी हैं और हुई भी हैं, कुछ हमारे सामने उनके इंसिडेंट्स भी हैं, वो भी सारा चीज़ है, लेकिन हम भी उसी सोसाइटी में वहीं पे ऑपरेट करते हैं। उसको थोड़ा सा अपोज तो करो, उसको रेजिस्ट तो करो ना। उसको अगर अच्छे तरीके से आप रेजिस्ट करोगे बावजूद उसके अगर होगा तो तब जाकर सोसाइटी भी इन्वॉल्व होगी, एंगेज होगी कि जी ये देखिए गवर्नमेंट किस तरह से मीडिया को ऑपरेट नहीं करने दे रही है। जफर साहब एक और चीज़ आपने जहाँ कहा कि आप अगर रेजिस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम रेजिस्ट तो करें, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप लाल हैं तो आप लाल ही देखना चाहते हैं, ठीक है, आप हरा हैं तो आपने हरा ही देखना है, आप अगर बहुत पहले से लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी वाले हैं तो आप लेफ्ट विंग से बाहर नहीं देखना चाहते, और अगर आप राइट विंग में हैं तो आप राइट विंग के अलावा कुछ देखना नहीं चाहते। और एक और चीज इसके बीच में पिछले दिनों बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि जो राइट विंग ओन्ड मीडिया हाउसेज हैं, जिसके मालिकान वाकई राइट विंगर्स हैं और जिनके नाम हैं, जो खुद को कहते हैं कि वो राइट विंग के साथ जुड़े हुए हैं, कहते हैं माली हालत उनकी भी बहुत खराब है, और उन्हें और जो राइट विंग को इस वक्त रिप्रेजेंट मीडिया में कर रहे हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जानते हैं कि हवा किस तरफ चल रही है, ये हवा के ऐन मुताबिक चल रहे हैं क्योंकि इनका इकोनॉमिक मॉडल इसी पर सर्वाइव कर रहा है। ये राइट विंग है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ राइट विंग की तरफ इसलिए पैंडरिंग कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि इससे इनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो ठीक ठाक रहेगा। आप किस हद तक इसके साथ एग्री करते हैं? और दूसरा, अगर मैं राइट विंग हूं तो मैं राइट विंग रहूं, और अगर मैं लेफ्ट विंग हूं तो मैं लेफ्ट विंग रहूं। मुझे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को या तो हीरो बताना है या मुझे विलन बताना है, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट एक आदमी को उसके काम की बुनियाद पर आंकना, क्या आपको नहीं लगता कि हम बंद कर गए हैं? नहीं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एज लॉन्ग एज यू आर ए मीडिया और आप अपने आप को पूरा एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ आप एसोसिएट कर देते हो, आपने डिक्लेयर कर दिया कि आप राइट विंग के साथ या लेफ्ट विंग के साथ आप एसोसिएटेड है, इस हद तक ठीक है, आपने सच्चाई के साथ आपने बता दिया कि मेरी एडिटोरियल पॉलिसी जो है वो ये है।
लेकिन उसमें आप दूसरे किसी पर्सपेक्टिव, दूसरे किसी व्यू, दूसरे किसी सिचुएशन को रिकग्नाइज करने से जब बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तब आपके लिए ये बहुत बड़ी एक मुश्किल की बात बन जाती है। तब आप तो फिर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या एक पॉलिटिकल जो थिंकिंग है उसका आप हिस्सा बन गए, ठीक है ना। उसको अगर आप वायलेट नहीं कर पा रहे हैं, ब्रीच नहीं कर पा रहे, फिर तो आप उसका हिस्सा है। मैंने ज़ाती तौर के ऊपर ये देखा कि मैं कोशिश करता हूँ हर चीज़ में, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। पीपल से दैट आप मिडल पाथ नहीं ले सकते, यू हैव टू बी आइदर ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड। मैं अगर सियासतदान होता तो मुझे पता है मेरा जो पाथ है वो कौन सा, मेरी राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, मैं यकीनन वहाँ पे होता। मैं एक एक्टिविस्ट होता, मैं वहाँ पे होता। मैं अगर एक सिर्फ कॉलमनिस्ट होता, मैं वहाँ पे होता। लेकिन जो मैं एडिटोरियल पोजीशन पे हूँ, मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सारी पोजीशंस को रिकग्नाइज करके लोगों के सामने रखना। सम पीपल इन मीडिया एंड इन थिंक टैंक्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, उनका एक अपना सेंटिमेंट है, उनकी एक अपनी ख्वाहिश है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये करे, पीडीपी ये करे, इस इलेक्शन को बाइकआउट करे, उसको बाइकआउट करे, पार्लियामेंट से रिजाइन करे, ये सारा करे, दुनिया को बताया कि हम 5 अगस्त को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ग्राउंड पे कुछ और है, ये सारा करें, इस तरह से करें, उस तरह से करें। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 3 पार्लियामेंटेरियंस ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस and 2 of PDP, they have not resigned. They are still there. They are there. As long as they are there. ये फैक्ट आपके सामने है, ये फैक्ट हमारे सामने है। तो ये क्या सेंटिमेंट हुआ कि भी इनको ऐसे करना चाहिए, इनको वैसे करना चाहिए? जो लोग पॉलिटिकल स्पेस के बीच हैं उनके फैसले इस किस्म के हैं। आपका ये हुआ कि हम नहीं मानते किसी चीज को, तो साथ में डीडीसी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट हो गए। जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनकी ये हकीकत नहीं है? तो उनकी ये हकीकत है। अब जब मीडिया इसके ऊपर कमेंट्री करता है, कहते गोदी मीडिया। मैं आपसे ये पूछ रहा था, क्या वजूहात हैं राइट विंग का जो अपना मीडिया, अपने मीडिया हाउसेज हैं? जी। मैं अगर आप उनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाएं तो आप देखेंगे वो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस मांग रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस मांग रहे हैं, लोगों से पैसा मांग रहे हैं कि जी आप हमें पैसा दे दें ताकि हम अपने इस मैगजीन को या अपनी इस वेब पोर्टल को चलाते रहें। इसी तरीके से लेफ्ट विंग का भी यही हाल है कि वो उनके जो मैगजीन्स हैं या उनके जो अखबारात हैं उनके लिए भी वो चंदा जमा कर रहे हैं, और चंदा जमा करके भी उनके लिए वो अखबारें चलाना मुश्किल है। हुकूमतें तो लेफ्ट विंग की भी रही हैं, राइट विंग की भी रही हैं। कांग्रेस एक लंबे अरसे तक हुकूमत में रही, लेकिन उनका अपना हेराल्ड जो है वो कभी एक बड़ा मजबूत या ताकतवर अखबार नहीं बन सका। बीजेपी इस वक्त हुकूमत में है, लेकिन बीजेपी का जो अपना अखबार माना जाता था पॉयनियर, बहुत हद तक जी पॉयनियर जो है वो बीजेपी की अखबार है एक लंबे समय तक। तो जफर साहब मुझे बताइए, पैटर्नाइजेशन जिनकी हो रही है वो तो इकोनॉमिक प्लेयर हैं, और जो आपके आइडियोलॉजिकल जो आपके आइडियोलॉजिकल मैगजीन्स हैं आपकी, उनको तो आप पूछ ही नहीं रहे। पता है, ये जो सियासतदान होते हैं ना, ये बड़े सियाने हो गए। पहले इन्होंने अपने जो है वो रखे होते थे, पार्टी ऑर्गन्स रखे होते थे। जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का खिदमत था, वहाँ पे हेरल्ड था, बीजेपी का, सारे ऑर्गेनाइजेशंस का अपना अपना एक होता है। अब वो आइडेंटिफाइड है, वो मार्केट में सबको पता है कि ये उनका है, ये उनका, तो इसको रहने दो। तो इन्होंने क्या किया कि सारे मीडिया हाउसेज में थोड़ा थोड़ा करके अपना अपना हिस्सा डालो, और ताकि आपकी बात जो है वो सब करें। इस वक्त जिस तरह से आपको मीडिया जो है नेशनल लेवल के ऊपर ज़्यादातर आपको राइट विंग नज़र आ रहा है। अब असल में यहाँ पे आप राइट विंग लेफ्ट विंग का मसला नहीं है। एक वक्त बहुत लार्ज जो है लेफ्ट विंग स्पेस इंडिया में हुआ करती थी। ट्रांजिशन क्या हुई है? अगर लेफ्ट विंग बिल्कुल सुकड़ कर नीचे आई है और राइट विंग इतना बड़ी है, इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिशन जो है ये लेफ्ट विंग के ही पुराने बेशुमार आइडियोलॉग जो हैं, जो यहाँ से शिफ्ट ओवर करके राइट विंग में चले गए। ठीक है ना, ये जो आइडियोलॉजिकल ट्रांजिशन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल लीडर्स, मैं इंटेलेक्चुअल स्पेस की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से वहाँ गए। मीडिया को इन्होंने इस तरह से किया कि भाई सारे मीडिया के साथ अपना कुछ एसोसिएशन रखो, कुछ कंट्रीब्यूशन रखो, कुछ इन्फ्लुएंस रखो, कुछ सपोर्ट रखो, ताकि सारे मीडिया में अपनी बात होती रहे। अब क्या है कि ये जो इनके अपने जरीदे थे, अब ये जो चीज़ हो गई है जिसने आउट ऑफ कंट्रोल लाया सारी चीज को, वो है व्हाट यू आर डूइंग, दिस डिजिटल मीडिया। अब डिजिटल मीडिया इज हाईली डेमोक्रेटिक स्पेस, इट्स हाईली एक्सेसिबल, इट प्रोवाइड्स यू लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक है, आपको बिल्कुल अमीर होने की, आपके पीछे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे होने की आपको बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। ऑल यू नीड इज द पावर ऑफ योर आइडिया। और आपका जो है क्रेडिबिलिटी, आपकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, और आपका एडिटोरियल अप्रोच क्या है आपकी वो होनी चाहिए।
आज की दिन में जो मुल्क भर में जो डिजिटल मीडिया है, ये जो थिंकिंग है, जो चर्निंग है सारी, वो सारी डिजिटल मीडिया के थ्रू हो रही है और ये इसने डेमोक्रेटाइज कर दिया। यू डोंट हैव टू स्पेंड ऑन बिग मनी। मुझे पहले आप ये बताएं कि जो राइट विंग के अपने अखबार हैं या उनकी मैगजीन्स थी, लेफ्ट विंग की हैं, जी। वो आखिरकार मर क्यों गई? उन्हें क्यों जरूरत पड़ रही है चंदा मांगने की? उन्हें क्यों जरूरत पड़ी वो तमाम काम करने की जो तमाम काम हम जो डिजिटल फील्ड में हैं या बाकी फील्ड्स में हैं, जो काम हमें करने चाहिए वो क्यों कर रहे हैं? बेसिकली उनके पीछे जो पावर सेंटर्स हैं, उनकी ये रियलाइजेशन है कि बैंकिंग ऑन वन और ओन लीफलेट और समथिंग, जिसका लोगों को पता है कि ये हमारी है, उसका फायदा कोई नहीं है। हम डाइवर्स करते हैं, सारे मीडिया के ऊपर हमारा थोड़ी थोड़ी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, वो वैसे करके करते हैं। तो ये इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, ये चल नहीं पा रहे हैं, अब ये चंदे के ऊपर आ गए। उससे बेटर ये है कि जो आप करते हैं, जैसे ये प्रोग्राम जाता है तो इसके नीचे वो एक आ जाता है कि भाई इसको सपोर्ट करो, तो 10 लोग अगर 20 लोग सपोर्ट कर देते हैं तो दे आर पेइंग डायरेक्टली फॉर द कंटेंट का भी उनको अच्छा लग रहा है। तो वो नीचे आपका जो वो चल रहा होता है, जब आपका वीडियो प्ले हो रहा है तो नीचे एक चीज चल रही होती है कि भी वी हैव टू अचीव ए गोल ऑफ 100 सपोर्टर्स फॉर दिस। तो इफ यू आर लाइकिंग दैट प्रोग्राम, आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको फिनिश करने से पहले जो है अपना 160 रुपया या 170 रुपया आप उसमें दे देते हैं आप उसमें डाल और आप दुनिया के किसी भी कोने से जहां से भी आप पसंद कर रहे हैं आप उसमें वो डाल सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग, अब आपको ये जो है, अब जो डिजिटल इकानमी जो है वो इस तरह से बन रही है, यूट्यूब है, फेसबुक है, उन्होंने आपको 54 58 जो है वीडियो के ऊपर छोटी मोटी देनी जो है वो शुरू कर दी है। वीडियो इज डूइंग वेल, तो ऑडियंस उसी तरह से रहेगा। ऑडियंस तब तक आपके साथ जुड़ा रहेगा जब तक आप ऑडियंस की बात करते रहोगे। जिस दिन आप सियासी एजेंडा लेकर, पार्टी का लेकर आ जाओगे, उस दिन ऑडियंस कहेगा कि यार थैंक यू वेरी मच। तो तब तक ऑडियंस आपको सपोर्ट करता रहेगा। इट्स अ टू वे, यू डोंट नीड बिग मनी एंड दे डोंट हैव टू पे बिग मनी, और किसी के ऊपर डिपेंडेंस की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इट वाज अ प्लेजर, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे, आपने सहाफ़त के हिसाब से तमाम बातें सुन भी ली। ज़फ़र चौधरी साहब हमारे साथ थे और आपने ये भी सुन लिया कि क्या कुछ सहाफ़त की दुनिया में होना चाहिए। तो एक बात जो निकल कर साफ तौर पर आई है कि न दाएं न बाएं सहाफ़ियों का काम है सीधे देखना, दाएं और बाएं दोनों साइड्स को रिपोर्ट करना, और रिपोर्ट करते वक्त ईमानदारी के साथ अगर हम रिपोर्ट करना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए कोई मुश्किल नहीं है, हालात बदल सकते हैं।